नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं गांधी युग। जी हां, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भारत के संदर्भ में जो कार्य किया, इस वजह से उसके जीवन काल को कह सकते हैं, उनके स्ट्रगल पीरियड को हम लोग गांधी युग के नाम से पढ़ते हैं या जानते हैं। तो गांधी जी के बारे में हम वो तमाम क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इसको समझते हैं। अगर बात करेंगे महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता या बापू के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। और क्या यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है कि 2 अक्टूबर के अगर संदर्भ में बात किया जाए तो 3 दिवस ही है जो भारत का नेशनल हॉलीडे के भी नाम से जाना जाता है। नेशनल हॉलीडे भी होता है, एक 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त। ये 3 तिथि को राष्ट्रीय पर्व के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे। एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का तो जन्म हुआ ही, और साथ में ही 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती मनाते हैं, 2 अक्टूबर को एक अन्य व्यक्ति का एक अन्य व्यक्ति जो क्रांतिकारी रहे हैं वो किनका जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के साथ में किस अन्य व्यक्ति का जन्मतिथि के रूप में मनाते हैं, जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को, और ये 2 अक्टूबर 1869 को। ये तो आप समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया था कि आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो गुजरात के पोरबंदर में। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये तो बात हो गई इनका जन्म का। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका पिता के संदर्भ में बात किया जाए तो इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी। जी हाँ, पहले क्या होता था कि पिता का टाइटल वो अपने पिता का टाइटल या पुत्र ले लिया करता था। इस वजह से महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और महात्मा गांधी का तो महात्मा गांधी था ही। इस वजह से मोहनदास करमचंद गांधी ये अपने पिता का टाइटल लिए हैं। तो ध्यान रखना, पिता का नाम की बात करेगा तो करमचंद गांधी, और महात्मा गांधी का पूरा नाम की बात करेगा तो मोहनदास करमचंद गांधी। ये तो आप समझ गए होंगे। आगे अगर बात करेंगे माता का नाम, तो महात्मा गांधी का माता का नाम था पुतली बाई। कि क्या जी? पुतली बाई। तो महात्मा गांधी का माता का नाम था पुतली बाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कई बार पत्नी और माँ में कंफ्यूजन हो जाता है क्या कि माता का नाम पुतली बाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। जो टाइटल लगा है हस्बैंड का महात्मा गांधी और ये कस्तूरबा गांधी, तो गांधी पत्नी में लगेगा ना टाइटल उसका, तो पत्नी कस्तूरबा गांधी और माता का नाम पुतली बाई। ये तो आप समझ गए होंगे, कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। आफ्टर ऑल अगर बात करेंगे तो कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, तो महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था 13 वर्ष की अवस्था में, लगभग 13 वर्ष कस्तूरबा गांधी भी थी, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। तो कस्तूरबा गांधी का भी उम्र लगभग 13 साल था और महात्मा गांधी का भी उम्र लगभग 13 साल था, और 13 वर्ष की अवस्था में इनकी विवाह कर दी गई थी। ये तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक अगर बात करेंगे कि प्रारंभिक उनका जो पढ़ाई हुआ था, पाठ्यक्रम हुआ था, उनके गांव में ही हुआ था। आगे बात करेंगे जब उनका प्रारंभिक जब शिक्षा उनकी पूरी हो जाती है, तब 80-89 से लेकर 91 तक, 80-89 से 91 तक वो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं, इंग्लैंड। तो ध्यान रखना है, वो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन कब गए थे, कितना से कितना तक रहे थे, तो 1889 से लेकर 91 तक वो बैरिस्टर जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो ब्रिटेन चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आफ्टर अगर बात करेंगे जब 1889 से 91 तक जब वो ब्रिटेन में रहे
तो उन्होंने वकालत की, अच्छी पढ़ाई की और पुनः भारत वापस आ गए। तब उन्होंने क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि जब कोई बड़ा पढ़ाई करके आता है, और इन्होंने भी एक वकालत पढ़ाई करके आए थे, तो ये भी चाह रहे थे, इनकी भी इच्छा थी कि कोई बड़ा सा मतलब कोई बड़ा हमें वकालत का मौका मिले, ताकि जो हम अपना नेम फेम जो अपना पढ़ कर आए हैं उनका जो उपयोग कर सकें और अपने बुद्धिमत्ता का एक परिचय दे सकें। तो क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका जो ये गए थे 1893 में, एक्चुअली हुआ क्या था 1893 में, जो व्यापारी दादा अब्दुल्ला थे, व्यापारी दादा अब्दुल्ला या सेठ अब्दुल्ला भी कहते हैं। तो ये ध्यान क्या रखना है कि दक्षिण अफ्रीका जो महात्मा गांधी गए थे कब, 1893 में। कब गए थे? 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्यों, इन बात को समझना कि एक सेठ था, एक व्यापारी था सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्ला क्या थे, वो दक्षिण अफ्रीका में उनका बिजनेस चलता था, और वहीं पे उन्हें काला भेद जो मैं आगे आपको बताऊंगा भी, जो रंग भेद की नीति वहाँ पे अफ्रीका में काफ़ी प्रभावित था। उससे जो क्या था कि ये जो व्यापारी सेठ अब्दुल्ला थे, इनको भी रंग भेद की नीति से काफ़ी ये भी परेशान थे और इन्हें भी झेलनी पड़ी थी। इस वजह से ये ऐसे एक एडवोकेट, एक वकालत के तलाश में थे, वकील के तलाश में थे कि कोई कम पैसा में लेकर कोई बढ़िया वकालत कर सके और इस रंग भेद की नीति अफ्रीका में मिटा सके, इसके खिलाफ सरकार को चैलेंज कर सके और इससे छुटकारा दे सके। इस वजह से दक्षिण अफ्रीका 1893 में, और अभी नया पढ़ के आए ही थे 91 में महात्मा गांधी, तब ये दादा अब्दुल्ला जो थे, सेठ अब्दुल्ला थे, इनकी मुलाकात हो गई महात्मा गांधी से और ये तैयार हो गए। तो 1893 में महात्मा गांधी कब चले गए अफ्रीका? 1893 में। तो ये ध्यान रखना कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? 1893 में। बहुत पूछता है, ध्यान रखना 1893 में गए थे और 1915 में 9 जनवरी 1915 को यह पुनः वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। तो ध्यान रखना कि गए थे कब? 1893 को, और दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे पुनः भारत? तो 9 जनवरी 1915 को 3/5/1893 में गए और 1915 में वो भारत लौटे थे। इसके बीच में क्या कहानियां हुई ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेशली आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 को, और आए कब? 9 जनवरी 1915 को। और ये कई बार ये पूछ लेता है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कितना समय बिताया? तो टोटल बिताए थे 22 वर्ष। कितना? 22 वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका जब महात्मा गांधी गए 1893 में, तो डरबन से प्रिटोरिया, एक्चुअली जो प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच उनकी यात्रा थी, साउथ अफ्रीका में ही। उसकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी? डरबन से प्रिटोरिया के बीच में। और जी हाँ, उस टाइम में फर्स्ट क्लास का जो टिकट होता था, महात्मा गांधी और वकालत एक वकील भी, अच्छे वकील भी थे, तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच एक फर्स्ट क्लास टिकट लेकर इन्होंने ट्रेन में यात्रा करना प्रारंभ की, यात्रा शुरुआत की। अब क्या होता है कि इनकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी ये ध्यान रखना। डरबन से प्रिटोरिया, प्रिटोरिया क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, और डरबन कोई जगह होगा वहाँ का। तो डरबन से प्रिटोरिया उनकी यात्रा थी। अब क्या होता है, उस टाइम में जो रंग भेद की नीति इतना थी, दैट मीन्स क्या था कि अंग्रेज, मैंने पहले आपको बता दिया कि अंग्रेज अपने आप को गोरा समझते थे कि गोरे लोग काफ़ी समझदार होते हैं, काफ़ी ये गोरे लोग जो है काले लोग पर शासन के लिए ही जन्म लेते हैं। उनका ऐसा व्यक्तित्व मत था, सोच थी। तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच उनका यात्रा था, और महात्मा गांधी ने क्या किया कि फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर उन्होंने चढ़ा ट्रेन पे। और उस टाइम में जो ट्रेन हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था कि अगर आप मतलब जो उजले चमड़ी के लोग हुआ करते थे उनके लिए अलग व्यवस्था की गई थी, और जो काले चमड़ी के लोग हुआ करते थे उनके लिए अलग ट्रेन में व्यवस्था हुआ करता था। लेकिन डरबन से प्रिटोरिया के बीच उनकी यात्रा थी, और महात्मा गांधी ने क्या किया कि
उस वैसे बोगी में, वैसे मतलब ट्रेन के बोगी में वो चढ़ गए जिसमें कि क्या था कि उजले चमड़ी के लोग बैठे हुए थे। जब वो चढ़ गए तो क्या हुआ कि एक स्टेशन जो था मेरिन्सबर्ग, ध्यान रखना ट्रेन स्टेशन क्या नाम था, जो उनकी यात्रा थी डरबन से प्रिटोरिया, और जो घटना हुआ था मेरिन्सबर्ग। इस वजह से मेरिन्सबर्ग कांड के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जो उजले चमड़ी के लोग थे उनके पास टिकट होने के बावजूद भी, महात्मा गांधी के पास टिकट होने के बावजूद भी उजले चमड़ी के लोग इन्हें काले व्यक्ति समझकर इनको जो है उस मेरिन्सबर्ग स्टेशन पर धक्के मार के उतार देना क्या, इनको जो है बोगी से निकाल दिया। तो ये तो आप समझ गए कि उनकी यात्रा थी डरबन से प्रिटोरिया, और जो घटना हुआ था मेरिन्सबर्ग। कहाँ पे? मेरिन्सबर्ग में। तो इस घटना से उन्हें काफी, उनको जो है आघात महसूस हुआ, और उन्हें काफी तकलीफ हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या था कि महात्मा गांधी भारत के परिवेश से, एक अच्छे माहौल से होकर गए थे, और उन्हें कभी ऐसा सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा था, और वे उच्च घराने के लोग भी थे। उन्हें बचपन से ही, क्योंकि आप देख सकते हो कि उन्होंने 1889 से 91 तक उस टाइम में वो ब्रिटेन में जाकर के एजुकेशन हासिल की थी, तो उनका जो है बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा। तो मेरिन्सबर्ग में जो घटना हुआ था, इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने उसी टाइम में यह ठान लिया था कि मैं जो है रंगभेद की नीति को मिटाकर रहूंगा। इसीलिए कहा जाता है, अगर किसी भी इंसान को हार मतलब किसी चीज में हो जाता है कि मान लो मैंने वो कार्य किया और उसमें अगर सफल नहीं हो पाया, फेल्योर अगर हाथ लगा, इसका मतलब आप फेल नहीं हुए हैं, आपको एक चैलेंज मिला है कुछ करने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, इस वजह से दोस्तों आप लोग के भी लाइफ में अगर कभी भी फेल्योर आ जाए तो आप ये समझना कि वो आपको एक्सपीरियंस मिला है। इंसान कभी हारता नहीं है, उससे आपको सीख मिलती है। इसीलिए कोई भी अगर ऐसी घटना हो आप लोग के साथ में भी, तो हिम्मत नहीं हारते हैं और दुगने हिम्मत के साथ में प्रयास करते हैं। और चैलेंज है आपको कि बिल्कुल आप जो है, अगर आप चैलेंज ले लेते हो तो बिल्कुल आप सफल होंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खैर ये तो बात की बात है, आप लोग समझदार हैं। तो उनकी यात्रा थी डरबन से प्रिटोरिया के बीच में, और जो कांड हुआ था मेरिन्सबर्ग में, वो घटना हुआ था महात्मा गांधी के साथ में। तब उन्होंने क्या किया कि 93 में वो गए दक्षिण अफ्रीका, और एक साल के बाद 1894 में 1894 में उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कर दी। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कर दी, क्योंकि कोई भी अगर मान ले किसी को अगर हम विरोध कर रहे हैं रंगभेद नीति का, गोरे काले एक रंगभेद नीति का अगर हम विरोध करते हैं तो अकेला इंसान तो कर नहीं सकता है। इस वजह से नटाल इंडिया कांग्रेस का एक संस्था का स्थापना कर दिया महात्मा गांधी ने। कब? 1894 में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि 1903 में द इंडियन ओपिनियन एक अखबार था, क्योंकि जब हम एक संस्था की स्थापना करते हैं तो उनका विचार क्या है, उनका व्यक्तित्व विचार क्या है, उनको लोगों को बताने के लिए इन्होंने द इंडियन ओपिनियन का स्थापना 1903 में करी। तो ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछेगा कि द इंडियन ओपिनियन क्या है, तो यह अखबार है। और यह कब छापा गया? तो 1903 में। तो 94 में नटाल इंडिया कांग्रेस, 1903 में इंडियन ओपिनियन का स्थापना करा, जो एक अखबार था। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कब? 1904 में। तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये सब तमाम जो घटना आप देख रहे हैं, ये घटना दक्षिण अफ्रीका की है। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया। आगे अगर बात करेंगे 1906 में, 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के पूरे जीवनी में उन्होंने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो 1906 में। कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो 1917 में, 1917 में, जो चंपारण आंदोलन के भी नाम से आप जानते हैं, या फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पूरे जीवन में अगर बात करेगा तो 1906 में। कहा? तो साउथ अफ्रीका में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीत हासिल करने की कोशिश करना। एक सत्याग्रह का मतलब यही हो गया कि सत्य और अहिंसा
सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जीत हासिल करने की कोशिश करना। तो प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग जो किए थे महात्मा गांधी 1906 में, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 1909 में हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखा महात्मा गांधी ने, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। और इन्होंने 1906 में ये क्यों पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, पैसेज बना के रखना है। और हिंद स्वराज पुस्तक में क्या उन्होंने वर्णित किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपने एक बेसिक समझा कि महात्मा गांधी का एक बेसिक क्या जानकारियां थी वो। अब आगे हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि 1906 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में क्यों किया गया उसको समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या था कि पहले तो जो मैंने कांड के बारे में डिस्कस करा कि डरबन से प्रिटोरिया के बीच जो यात्रा थी महात्मा गांधी का, और मैनीसबर्ग स्टेशन पर जो कांड हुआ था, महात्मा गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बावजूद भी गोरे चमड़ी ने उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया कि काले चमड़ी का इस ट्रेन में कोई जगह नहीं है। ये तो पहली जो घटना थी जो उनको अंदर से झकझोर दिया। उसके बाद अगर बात करेंगे तो दूसरी घटना 1890 के पश्चात क्या था कि दक्षिण भारत से अंग्रेजों के द्वारा, एक्चुअली अफ्रीका भी गुलाम था, ब्रिटिश का ही गुलाम था। तो अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा गन्ने की खेती हुआ करती थी और गन्ने की खेती के लिए मजदूर काफ़ी मात्रा में उन्हें चाहिए था, जो उन्हें भारत से कम पैसों में आसानी से उन्हें मजदूर मिल जा रहे थे। तो वही 1890 के पश्चात गन्ने की खेती के लिए काम करने से दक्षिण भारत से जो है काफ़ी मात्रा में मजदूर ले जाए गए अंग्रेजों के द्वारा, और वो कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया करते थे 10 साल, 5 साल, 25 साल, मतलब इतने पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाया करते थे। उसके बाद क्या होता था कि जब उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते थे, आप ये समझ लीजिए कि भारत से जो मजदूरी करने के लिए अफ्रीका गए हैं और वो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मजदूर का परिवार काफ़ी छोटा हुआ करता था, और 25 साल के बाद हो सकता है कि भारत में उनके परिवार हो ना हो या गुजर गए हों, तो काफ़ी लंबा टाइम अफ्रीका में व्यतीत करते थे। तो उन्हें लगता था कि चलो अब अफ्रीका में ही एडजस्ट हो जाते हैं। तब उन्हें क्या होता था कि जब उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाया करते थे तब उन्हें पोल टैक्स देना पड़ता था कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और अफ्रीका में आप रहते हैं तो आपको पोल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये समझ लिए कितनी ज्यादती करते थे अंग्रेज वाले। आफ्टर ऑल पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह 1906 में, मतलब ये क्या है, पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या होता था कि जो काले चमड़ी के लोग होते थे उन्हें, जैसे अभी आधार कार्ड वगैरह, तो आधार कार्ड तो अभी भारत में रखना एक गौरव की बात मानी जाती है, एक अधिकार की बात मानी जाती है। लेकिन उस टाइम में क्या था कि सिर्फ काले चमड़ी वाले लोगों को ही ये पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य माना जाता था, जो कि एक हीन भावना समझते थे काली चमड़ी वालों को, और उन्हें पंजीयन प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य था। नहीं रहने पर उन्हें काफ़ी सारे यातनाएं दिए जाते थे, उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था, बहुत सारा उन पे जुल्म सितम किया जाता था। तो ये पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध, तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने काफ़ी जो है एक काफ़ी सारे समूह बनाकर, जैसे नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी और उस ग्रुप के माध्यम से अंग्रेज का विरोध किया। और जब विरोध प्रारंभ में, तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वालों को पत्र लिखा करते थे अपने उदारवादी का परिचय देते हुए, पत्र लिखकर अंग्रेजों को वाकिफ करवाते थे ताकि इन सब घटनाओं जो हो रही है उन पर वो काफ़ी ठीक करते, लेकिन उनके अंग्रेजों के कान पर जू तक नहीं रेंगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जो उनके जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाया करते थे इन्हें पोल टैक्स देना पड़ता था, और उन्हें 9 बजे के बाद, दैट मीन जो काले चमड़ी के लोग हुआ करते थे 9 बजे रात्रि के बाद उन्हें निकलना, मतलब रात में 9 बजे रात के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। जस्ट आप समझ सकते हैं कि 9 बजे के बाद आपको बाहर नहीं निकलना होता था। जो काले चमड़ी के लोग हुआ करते थे अगर निकलते तो फिर भी आप पर बहुत सारा मुकदमा किया जाता, पीटा जाता, मारा जाता, फिर जुल्म सितम करना होता, जस्ट लाइक एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था। और तो और आगे बात, ये तो मैंने बता ही दिया। गांधी ने प्रार्थना पत्र ब्रिटेन के महाराजा महारानी जो भी हुआ करते थे उनको पत्र लिखकर इस घटना के बारे में उन्हें बताया करते थे ताकि इन पे सुधार करे, लेकिन उनको तो कुछ करते ही नहीं थे।
आफ्टर ऑल अगर बात करेंगे पोल टैक्स की, मैंने बताया था टोल टैक्स नहीं पोल टैक्स, ध्यान रखेंगे। पोल टैक्स तो मैंने आपको बता दिया कि पोल टैक्स जब उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाया करते थे और वो अफ्रीका में रहना चाहते थे, तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद मजदूरी उन्हें काफी कम मिलती थी और मुश्किल से मिलती थी, और उसके बावजूद भी उन्हें पोल टैक्स देना पड़ता था। पोल टैक्स मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद आप अफ्रीका में रह रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था, ऐसे अंग्रेज वाले सितम किया करते थे। आफ्टर ऑल अगर बात करेंगे, इतना ही नहीं, भारतीय विवाह को अप्रमाणित, कहने का तात्पर्य होता है कि जो मैंने लिखा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित, अंग्रेजों ने ऐसा रूल निकाला, नियम निकाला कि अभी तक जो भी भारतीय मुस्लिम जो भी हैं, मतलब जो ईसाइयों के कल्चर में विवाह नहीं किया गया है, उसे जो है उन्हें कह सकते हैं कि आप उन्हें प्रमाणित नहीं माना, उसे इलीगल माना, अवैध माना, और उनके द्वारा जो मान लेते हैं भारतीय कल्चर के दरमियान में उन्होंने जो शादी करी है उनको वो इलीगल माना, और उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न किए गए हैं उन्हें भी अवैध माना है। इस वजह से सारे भारतीय महात्मा गांधी से, भारतीय लोग जो वहाँ पे रहा करते थे, महात्मा गांधी से जुड़े, मिले और उनके वो काफ़ी विरोध किए, और विरोध करने के बाद उन्हें कई बार महात्मा गांधी को जेल जाने पड़े थे। और इस घटना को गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु हुआ करते थे महात्मा गांधी का, इस घटना को पूरे विश्व भर में इस घटना को प्रचार प्रसार करने का काम किया। और जब महात्मा गांधी जेल चले गए तो दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से में गांधी जेल में रहे, या दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी थे तो भारत से मिलने के लिए कौन व्यक्ति गए थे, तो उनके गुरुजी के गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि किसी माध्यम से महात्मा गांधी को ये पता चलता है कि उनके गुरुजी दैट मीन्स गोपाल कृष्ण गोखले जी बीमार पड़ गए हैं। तब 9 जनवरी 1915 को, कब 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, वो गए थे 1893 को, 1893 को गए थे, और वापस आते हैं 22 सालों के बाद 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आते हैं। और आपको पता होगा कि 1915 जो आपका प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। ध्यान रखेंगे क्या कि 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी लंबे टाइम के बाद वो आए थे, तब जो है 9 जनवरी के एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में, जो हर साल मनाते हैं प्रवासी दिवस। तो ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। अब तब मैं बता रहा था कि 1915 का जो टाइम था वो प्रथम विश्व युद्ध का टाइम था, क्योंकि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और जब गांधी जी 1915 को आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें मना कर रखा था कि अभी जो है आपको कोई भी भारत के कोई भी राजनीतिक हिस्सों में आपको भाग नहीं लेना है, पहले आप यहाँ की भूमिका को आप समझ लीजिए। तो 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं और ये थोड़ा सा मदद करते हैं अंग्रेजों का मदद इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का टाइम चल रहा था, और उसमें महात्मा गांधी जी को लगा था अगर हम ब्रिटिश वालों को अगर हम मदद करेंगे तो हो सकता है हमें आगे चलकर कुछ भारतीयों के हित में कुछ अच्छा कार्य करे या फिर हमें स्वतंत्रता दे दे। इस वजह से महात्मा गांधी ने जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का मदद किए तो ये अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दिया था। केसरे हिंद की उपाधि किसे दिया था? महात्मा गांधी को। किसने दिया था? अंग्रेजों ने। क्यों दिया था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में अंग्रेजों के हित में महात्मा गांधी ने भारत में घूम घूम कर जो है हर युवा को कह रहे थे कि आप ब्रिटिश का सहायता कीजिए, आप सेना के रूप में लड़िए। युवा को प्रोत्साहन कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी। इसीलिए केसरी हिंद की उपाधि दिया गया। इस वजह से युवाओं को घूम घूम कर गांव-गांव घूम घूम कर युवाओं को ये प्रोत्साहन किया करते थे कि आप जो है ब्रिटिश के साथ में आप ब्रिटिश का साथ आप दीजिए, ब्रिटिश की तरफ से आप लड़िए। इस वजह से इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता था। किसे? महात्मा गांधी को। ये तो आप समझ गए। अब ये जब 1915 को जब आए थे तो शांति निकेतन की स्थापना जो है हुई थी 1912 में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। तो इस शांति निकेतन में महात्मा गांधी रुके थे। जब शांति निकेतन में रुके थे तो महात्मा जब
शांति निकेतन में रुके थे, तो उनके साथ में रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। इस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को एक उपाधि महात्मा की दी और प्यार से बोला करते थे। आप समझ सकते हैं एक्चुअली जो महात्मा को उपाधि दिया गया था, आगे बताएंगे, चंपारण आंदोलन के टाइम में। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे, वो शांति निकेतन में रहने के दौरान ही महात्मा को उपाधि दिए थे, और गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गुरु नानक 1916 में क्या हुआ था कि 1916 में महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए तो 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी, और उन्होंने इस वजह से करा था क्योंकि राजनीतिक हिस्से की शुरुआत हम साबरमती आश्रम से प्रारंभ कर सके। साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है, आप जानते होंगे। ये 1916 में स्थापना किया गया था। आफ्टर अगर बात करेंगे 1917 में क्या हुआ था कि 1917 में चंपारण आंदोलन, जिसको तिनकठिया प्रणाली के भी नाम से हम जानते हैं। ये चंपारण एक्चुअली बिहार का एक जगह पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है। तो ध्यान क्या रखना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ये क्या था इसको हम समझ लेते हैं। जो चंपारण आंदोलन था वो जो है उसमें नील की खेती एक पुस्तक, नील दर्पण एक पुस्तक भी है जो इसी संदर्भ में लिखा गया है दीनबंधु के द्वारा। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये नील दर्पण पुस्तक के राइटर कौन है? तो दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु। आगे अगर बात करेंगे, ये तो आप समझ गए नील दर्पण पुस्तक के राइटर कौन है? तो दीनबंधु। आफ्टर अगर बात करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली एक बीघा में, जो एक बीघा होता है, एक बीघा एक यूनिट है जमीन भूमि को मापने के लिए। एक बीघा में होता है 20 कट्ठा जमीन हुआ करता है। और ये 20 कट्ठा में मतलब कह सकते हैं कि जो 20 कट्ठा जमीन हुआ करता था, इसके तीसरे 3 हिस्से में नील की खेती करना अंग्रेज ने अनिवार्य कर दिया था। और नील की खेती किसान करना चाहते नहीं थे। रीजन क्या था कि नील की खेती करने से जो उपजाऊ जमीन होती थी उसकी उर्वरक क्षमता काफ़ी कम जाती थी, इस वजह से उपज अच्छी हो नहीं पाती थी। इस वजह से नील की खेती किसान करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाते थे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स लिया जाता, इस वजह से मजबूरन इन्हें खेती करना होता था। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो नील हुआ करती थी इसकी जड़ें काफ़ी, इसकी फैलाव काफ़ी होता था, इस वजह से इसकी उर्वरक क्षमता, जो भूमि का उर्वरक क्षमता होता था, कम जाता था, इस वजह से इसे करना चाहते नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो एक व्यक्ति का नाम आता है जो चंपारण से बिलोंग करते थे, राजकुमार शुक्ला। कौन थे? राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला वहाँ के कह सकते हैं छोटा मोटा लीडर थे, और ये महात्मा गांधी से मिलने के लिए चले गए क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम में उभरता हुआ नेता थे। तो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिलने के लिए चले गए, अपने जो उनकी किसान की स्थिति थी उनके बारे में अवगत कराया। तब महात्मा गांधी को लगा कि वास्तव में किसानों की स्थिति यहाँ पे काफ़ी दयनीय है, इससे उन्हें छुटकारा दिलवाना चाहिए। तब जो है 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो पहली बार, अगर मैं यही जो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर महात्मा गांधी के जीवन में पूछा जाए कि प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे, तो 1906 में। अगर पूरे जीवन में पूछा जाए तो 1906 में सत्याग्रह किए थे, वो अभी साउथ अफ्रीका में। अगर बात किया जाए भारत में तो 1917 में ये चंपारण आंदोलन में किया गया था। तो ये तो आप चंपारण आंदोलन समझ गए। तब जो है महात्मा गांधी जब आए तो ब्रिटिशों से काफ़ी जो है उनके अगेंस्ट में किसानों की सहायता प्रदान किए और अंग्रेजों से लड़े, और लास्टली अंग्रेजों ने इन्हें छूट प्रदान की। इस वजह से यहाँ पे महात्मा गांधी को एक और कह सकते हैं आप छोटे छोटे हिस्सों में उन्हें उभरने का मौका मिला। और जब चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी की जीत हुई तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहकर सुशोभित किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये तो आप समझ गए चंपारण आंदोलन। अब आगे बात करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये मार्च 1918 में हुआ था।
अहमदाबाद मिल मजदूर ये क्या था इसको समझ लेंगे। जैसे कि अभी भारत में कोरोना, जब कोरोना का बीमारी एक महामारी के तौर पर जब फैला, तो किसान गरीब मजदूर वो अपने घर की ओर जो है निकल पड़े कि घर में हम सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पे खाना पीना ढंग से सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि सारे फैक्ट्री कल कारखाने सब बंद हो गए थे, तो मजदूर करते क्या बाहर में, जैसा कि आप लोग समझते होंगे और देखा भी होगा। तो अहमदाबाद मिल मजदूर ये पड़ता है सूरत के गुजरात में, और ये घटना है 1918 का, मार्च 1918 का। उस टाइम में क्या था कि प्लेग एक महामारी बीमारी उस टाइम में भी फैली थी। तो उस महामारी जो प्लेग क्योंकि कई बार अहमदाबाद मिल मजदूर को प्लेग की घटनाएं भी कहते हैं। तो प्लेग की घटना क्या हुआ था कि प्लेग एक महामारी बीमारी है, और जब प्लेग जो फैला था तो जो भी मजदूर उस टाइम में रहा करते थे वो अपने घर की ओर रवाना हो गए। लेकिन आप ये समझिए कि अहमदाबाद जो गुजरात के कुछ शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत या महाराष्ट्र से सटा हुआ कुछ शहरें हैं, वहाँ पे क्या होता है कि सूती वस्त्रों की कल कारखाने काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, और सूती कल कारखानाओं में मजदूरों की काफ़ी ज़रूरत होती है। और जब प्लेग की बीमारी फैली तो सारे मजदूर अपना अपना घर निकल गए। तब इन कंपनियों का जो बड़े बड़े कारखाने थे, इसमें मजदूर की जरूरत थी। तो उस टाइम में घोषणा कर दिए, जो यहाँ के मिल के जो मालिक थे उन्होंने लालच क्या दे दिया गरीब मजदूरों को, क्योंकि वेतन के साथ में आपको 25% बोनस के तौर पर आपको सैलरी दी जाएगी। तो गरीब मजदूर सोचा कि मरना ही है, वहां भी जाएंगे तो मरना ही है, यहाँ पे रहेंगे कुछ पैसा भी कमा लेंगे, क्योंकि गरीबों को पैसा काफी महत्वपूर्ण होता है, और काफी वो लगा कि थोड़ा कर लेंगे तो गार्जियन हमारे जो परिवार है अच्छे से जीवन यापन करेगा। इस लोभ में उन्होंने क्या किया कि प्लेग महामारी बीमारी के दौरान भी उन्होंने जो है कार्य करने लगे कल कारखाने में। और जब कल कारखानों में कार्य करने लगे और जब मैटर नॉर्मल हो गया, दैट मीन्स प्लेग की बीमारी जब खत्म हो गई, तब यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि अब जो है हम आपको ये जो 50% बोनस था ये हम आपको नहीं देंगे, मूल वेतन पर आपको कार्य करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर आप जो है हम दूसरा लेबर रख लेंगे। क्योंकि जब बीमारी खत्म हो गई है तो बहुत सारे लेबर आसानी से उसको मिल जाते। इस मैटर पर क्या हुआ कि मजदूर और मालिक में तनातनी हुई, और फिर महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट किया, और इनके महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद जो 50% की बात हो रही थी, महात्मा गांधी ने इसको कंप्रोमाइज करवाया। तब जाकर करके जो है 35% बोनस पर वहां के मजदूर मान गए। तब जो है यहाँ पे भी अहमदाबाद मिल मजदूर जो माना जाता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। तो कई बार ध्यान रखना, आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था? यही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये तो आप समझ गए होंगे। 35% पर मान गए, मालिक को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और इसको मजदूर को भी नुकसान नहीं हुआ, 50-50 का बात हुआ और ये मान गया। ये तो बात आप समझ गए। नेक्स्ट बात करेंगे, उसके बाद आता है खैरा आंदोलन। अब ये खैरा आंदोलन हुआ था, ये भी 1918 में, ये भी 1918 में, लेकिन अहमदाबाद मार्च में हुआ था और जून 1918 में खैरा आंदोलन हुआ था। अब खैरा आंदोलन क्या हुआ था इसको समझ लेंगे। जो खैरा आंदोलन हुआ करता था, जैसे कि आप समझेंगे, अभी भारत के कोई भी हिस्से में अगर किसानों की खेती अच्छी नहीं होती है तो सरकार जो टैक्स लेती है उनको माफ कर देती हैं और किसानों को जो है मुआवजा भी प्रदान करती है सरकार। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ था, जो खैरा किसान आंदोलन हुआ था, एक तो उपज अच्छी नहीं हुई थी किसानों का, और ऊपर से ये टैक्स भी ले रहे थे और बढ़ाकर टैक्स ले रहे थे और टैक्स भी बढ़ा दिए थे। तो वही खैरा आंदोलन था जिसका नेतृत्व किए थे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। लेकिन बाद में यहीं पे मुलाकात हुआ था महात्मा गांधी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, हाल ही में बना था गुजरात में बना। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यही मुलाकात हुई थी महात्मा गांधी के। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे भी महात्मा गांधी ने मुख्य भूमिका निभाया और किसानों का जो टैक्स था वो माफ की गई।
तो ये तो आप समझ गए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा आपसे, अगर 4 सीरीज में आपको दे देगा तो आपका अहमदाबाद और खैरा आंदोलन में दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर पहले हुआ था कि खैरा किसान आंदोलन पहले हुआ था। तो पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। तो पहले आपका अहमदाबाद हो जाएगा, उसके बाद खैरा आंदोलन, क्योंकि 4 एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 4 पॉइंट दे दिया जाएगा आपको और बोलेगा अरेंज करने के लिए। इस वजह से ये ध्यान रखना कि पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, उसके बाद खैरा आंदोलन हुआ था। ये तो आप समझ गए। अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में महात्मा गांधी का एक कह सकते हैं कि आप जो है उनका ग्रोथ बढ़ता जा रहा, वो उनका एक नेम बढ़ता जा रहा है, फेम बढ़ता जा रहा है। तो ये तो आप समझ गए। अब आगे बात करेंगे, एक था हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 के बीच में। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या है इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली समझ लेंगे खिलाफत आंदोलन भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझेंगे इसको क्या है। भारत संबंधित था नहीं, लेकिन महात्मा गांधी ने इसमें सपोर्ट किया था। क्या था इसको समझ लेते हैं। तो खिलाफत आंदोलन एक खलीफा पद हुआ करता था। खलीफा एक पद हुआ करता था। ये खलीफा पद एक तुर्की का कह सकते हैं, तुर्की का एक मुस्लिम में जो एक सीनियर पोस्ट हुआ करता था खलीफा। तो ये तुर्की का मैटर था, जिसको आप टर्की भी बोलते हैं। तो क्या था ये खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, तो आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुटों में बंट गया था संपूर्ण, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन था, फ्रांस था, और आपका जो धुरी राष्ट्र था उसमें जर्मनी था और टर्की, तुर्की या टर्की आप जो कह लीजिए। तो तुर्की भी जर्मनी के साथ ही था। तो तुर्की क्या किया था कि ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ा था। इस वजह से तुर्की के जो पद, तुर्की में जो मुस्लिम हुआ करते थे उसका एक पद हुआ करता था खलीफा पद। इस वजह से बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। और ये खलीफा पद जो हुआ करता था मुस्लिमों में, उसको ब्रिटिश ने क्या किया था कि हटा दिया था। जो खलीफा का पद हुआ करता था उसको ब्रिटेन वालों ने क्या किया था, हटा दिया था। इस वजह से संपूर्ण विश्व के मुसलमानों में यह जो है गुस्सा फूट पड़ा था, क्योंकि मुस्लिम में जो पद हुआ करता था खलीफा का पद, उसे क्यों हटा दिया गया। तो इसमें जो है महात्मा गांधी शामिल हुए थे, और महात्मा गांधी एक्चुअली खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अली बंधु कौन कर रहे थे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व? अली बंधु। लेकिन बाद में महात्मा गांधी शामिल हुए। महात्मा गांधी क्यों शामिल हुए, इसके पीछे भी रीजन यही था कि भारत अगर संपूर्ण कह सकते हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अगर मिलकर रहेंगे तो भारत को आज़ादी जल्दी मिल जाएगा, अंग्रेजों के अगेंस्ट में हम अच्छे से कार्य कर सकेंगे। तो ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से 1922 तक चला था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अली बंधु। लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा। तो ये तो आप समझ गए। फिर क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जिस सोच के साथ, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था और भारतीय युवाओं को यह प्रोत्साहन किया था कि आप अंग्रेजों के तरफ से लड़ो, अंग्रेजों के सेना में आप भर्ती हो जाओ, उसके तरफ से आप लड़ोगे तो वो आपको काफ़ी छूट प्रदान करेगा। तो महात्मा गांधी उदार स्वभाव के थे और उन्हें यह लगा था कि जो है अंग्रेजों हमारा साथ देगा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेज की जो वास्तविक चेहरा था वह उन्हें महात्मा गांधी को समझ में आ गया, वह जो है भारतीयों के हित में कुछ करने वाला नहीं है। इस वजह से असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ कि हम जो है अंग्रेजों का सहयोग नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित हुआ और इसमें जो है असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया। तो जब असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया गया तब महात्मा गांधी का यह विचार था। तब एनी बेसेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण विरोध कह दिया। एनी बेसेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। किसे? कि जो असहयोग आंदोलन आप कर रहे हैं यह जो है मूर्खतापूर्ण विरोध है। आफ्टर अगर बात करेंगे तो एक मैटर होता है 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरा चौरी कांड। ये चौरा चौरी कांड क्या होता है कि भी एक कह सकते हैं आप
थाना समझ सकते हैं आप। एक थाना हुआ करता था, उसमें 20 सिपाही और 2 कह सकते हैं उसके जो है थानेदार हुआ करते थे। तो ये गुस्सा में भारतीय पब्लिक ने इसे जला दिया था, उस थाना को जला दिया, जिसमें कि 20 सिपाही और 2 थानेदार बुरी तरह से जलकर मर गए थे। और इसी को जानते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर, जो चौरा चौरी कांड हुआ था, इस घटना से क्षुब्ध होकर 11 फरवरी 6 दिन के बाद, 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ और 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया? तो चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जगह में। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय संकट बताया। राष्ट्रीय संकट किसने बताया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि जो 20 कांस्टेबल और 2 थानेदार जो मरे हैं, उसी को चौरा चौरी के नाम से जानते हैं। तो ये कोई बड़ी घटना नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था। ये गर्म दल के नेता भी थे। इस वजह से मतलब कह सकते हैं आपकी चौरा चौरी कांड की वजह से ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिए महात्मा गांधी ने। इस घटना को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय संकट बताया। तो महात्मा गांधी का ये टॉपिक आपको कैसा लगा आगे आपको बताएंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगा। कैसा आपको लगा अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। थैंक यू।